बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आवाम का। बहुत सी डेवलपमेंट्स इस वक्त हो रही हैं। आपने सुना कि मुज़ाकराती कमेटी के हवाले से आज जनाब इमरान खान साहब की सरबराही में कोर कमेटी का इजलास हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और तालिबान ने जो उनका नाम दिया था उसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया, शुक्रिया के साथ वापस किया और कहा कि हम इस मुज़ाकराती अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी एक हैसियत है, अपना एक वजूद है और उस इंडिपेंडेंट हैसियत के अंदर रह के वो फैसिलिटेट जरूर करेंगे इन टॉक्स को जो कि गवर्नमेंट और तालिबान के बीच में होंगी या उस कमेटी और तालिबान के बीच में होंगी जो कि हुकूमत ने बनाई है। दूसरी तरफ जो इत्तलात हैं उस पे मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू आपने सुनी। उन्होंने इस मुज़ाकराती अमल से हाथ खींच लिया है और मौलवी किफायतुल्लाह जो कि उनकी तरफ से नाम दिया गया था, उनकी पार्टी की तरफ से तालिबान की जानिब से उस कमेटी के अंदर भी उन्होंने कहा है कि वो शामिल नहीं होंगे। इमरान खान साहब और उनकी माजरत के बाद अब शाहिदुल्लाह शाहिद का ये स्टेटमेंट आया है कि औरिया मकबूल जान जो कि मारूफ तज्जिया निगार हैं उनको, और अंसार अब्बासी साहब जो कि सीनियर सहाफी और तज्जिया निगार हैं, उनको वो कंसिडर कर रहे हैं कि वो इस कमेटी का हिस्सा बनाएं। बहरहाल ये डेवलपमेंट्स हैं और इसके साथ साथ हम आपको थोड़ा सा ये भी बताते चलें कि खुर्शीद शाह साहब ने टाइम फ्रेम दोबारा से मांगा है आज, और उन्होंने ये कहा है कि टाइम फ्रेम दिया जाना चाहिए इन मुज़ाकरात का। आर्मी चीफ और वजीर आजम की भी मुलाकात हुई है, उसमें अहम उमूर डिस्कस किए गए हैं मुज़ाकरात के हवाले से, पेशरफ्त के हवाले से। कल मुज़ाकराती कमेटी का इजलास भी होने जा रहा है जिसमें समीउल हक साहब, मौलाना अब्दुल अजीज साहब और जो तालिबान की तरफ से बाकी 3 नाम हैं उनके साथ हुकूमती कमेटी की बातचीत होगी। इससे पहले जो तालिबान के साथ मुआहदे रहे वो भी हम थोड़ा सा आपको बताना चाहते हैं कि कौन कौन से मुआहदे हैं। 2004 में शिकई अमन मुआहदा हुआ था, नेक मोहम्मद उस वक्त तालिबान लीडर थे, वजीरिस्तान का मकाम था। 2005 में सारोगा अमन मुआहदा था, बैतुल्ला महसूद के साथ हुआ था, जुनूबी वजीरिस्तान के अंदर ही ये मुआहदा हुआ था। 2006 में मीर इमशा अमन मुआहदा भी था जिसमें हाफिज गुल बहादुर थे, ये शुमाली वजीरिस्तान में हुआ। फिर 2008 में खैबर एजेंसी अमन मुआहदा हुआ जिसमें लश्कर इस्लाम, अंसारुल इस्लाम और मंगल बाग ग्रुप का था जो कि ये खैबर एजेंसी में तय पाया था। 2009 में फिर सवात अमन मुआहदा हुआ था, मुल्ला फजलुल्लाह जो कि इस वक्त क़यादत है तहरीक तालिबान पाकिस्तान की और सूफी मोहम्मद के बीच। इन सब की नाकामी के बाद ऑपरेशन हुए थे। ये ऑपरेशन जिसमें कि सिरात मुस्तकीम भी है, राह हक भी है, राह निजात भी है, ये सारे ऑपरेशन पाकिस्तान आर्मी ने कंडक्ट किए थे और बड़े सक्सेसफुल तरीके से किए थे। अगर आप टेलीविजन पे चार्ट जो कि मेरे पास भी है और ये डॉन अखबार से हमने लिया है, हसन अब्दुल्ला ने इसको बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन किया है। अलकायदा के ग्रुप्स हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान इसके अंदर है, जुंदुल्ला है, लश्कर झंगवी है, लश्कर खुरासान है, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान है, गाजी फोर्स है और अंसारुल असीर है। ये इनके इंटेलिजेंस, इनके राब्ते और ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है। बड़े सिस्टमैटिक तरीके से अलकायदा की छतरी के तले ये सारे ग्रुप्स काम करते हैं और ये बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड है, टेक्निकली भी इनकी फाइनेंशियल सपोर्ट, इनका जो काम है वो भी बहुत बेहतरीन है। और अगर हम ये कहें कि हमारे मुल्क के सिस्टम के पैरेलल एक बेहतरीन सिस्टम तालिबान के पास है तो ये बेजा नहीं होगा। इसको नाकाम कहें, इसको इजहार अफसोस के साथ कहें, लेकिन बहरहाल ये एक सच है। अब ये जो 45 या 43 ग्रुप्स हैं इनमें से किससे बात की जाएगी, कब बात की जाएगी, कहां बात की जाएगी, टाइम फ्रेम क्या होगा, किस किस की क्या तरजीहात हैं, कौन कौन कहां कहां एक्टिव है, ये वो सारे सवाल हैं जो कि इस मुज़ाकराती कमेटी या जो दूसरा ग्रुप है उसकी तरफ आएंगे, उठाए जाएंगे और यही वो सवाल हैं जिसपे हम भी बात करेंगे। परवेज रशीद साहब ने इमरान खान साहब को यह कहा कि वो वकालतनामा क्यों दस्तखत नहीं कर सकते जबकि वो इनका मुकदमा बड़े तवील अरसे से लड़ रहे थे। क्या वाकई इमरान खान साहब ने इनकार करके बहुत बेहतरीन काम किया है, ये भी एक सवाल रहेगा। एक ब्रेक के बाद हमें इंतहाई मोहब्बत पैनल ज्वाइन करेगा। आप हमारे वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा डॉक्टर शरीन मजारी साहिबा, तहरीक इंसाफ की स्पोक्स पर्सन है, आज कोर कमेटी में भी शरीक थी। इनसे हम अहम फैसलों पूछने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है और दिफाई तज्जिया निगार भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब। हमें थोड़ी देर में आसिफ हसनैन साहब ज्वाइन करेंगे, MKM के रुकने कौमी असम्बली हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे जनाब अंसार अब्बासी साहब
भी मौजूद हैं जिनका नाम अभी थोड़ी देर पहले शाहिदुल्लाह शाहिद साहब ने फ्लोट किया है, उनसे भी हम बात करेंगे। आपकी इजाजत से पहले अंसार भाई साहब से पूछ ले कि सूरत हाल क्या है। उनसे पूछ लें, बट कोई पॉइंट्स फिर बाद में मैं नहीं, आपके पास तो बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हमने वो पूछनी है, लेकिन भाई साहब अभी आपका नाम दिया है शाहिदुल्लाह शाहिद साहब ने, तो आपका रद्द-ए-अमल क्या है? क्या आप एक्सेप्ट करते हैं उनकी ऑफर को जो कि उन्होंने कमेटी में आपके नाम के हवाले से किया है, या आप रिजेक्ट करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मुझे कंफर्म ही नहीं है, ये पता नहीं ये बात सही भी है कि नहीं, बिकॉज मुझसे तो यकीन जाने किसी ने बात नहीं की कि जिस तरह की बात भी हो रही है। मुझसे तो अभी थोड़ी देर पहले जियो का एक टेलीफोन आया कि आपका नाम है इस तरह का, तो मैंने कहा यार कंफर्म कर लें, मुझे तो किसी ने अप्रोच नहीं किया। लेकिन अदरवाइज मैं आपको एक असूली बात बताऊं कि कोई 10 दिन पहले जब ये गवर्नमेंट की कमेटी बनी तो उससे कोई 4-5-6 दिन पहले मुझसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद फोन किया और प्राइम मिनिस्टर ने मुझे कहा कि आप चूंकि प्रो टॉक्स हैं और आप हमेशा कहते हैं कि टॉक्स होनी चाहिए, तो आप हम एक कमेटी बना रहे हैं तो आप उस कमेटी के मेंबर बन जाए। तो मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा कि देखिए, मैं अनऑफिशियली आई वुड बी मोर इनकरेज कि मैं अनऑफिशियली अपना रोल अदा करूं बीइंग अ जर्नलिस्ट, और मैं तो वैसे भी ये कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर कमेटी में आप करें तो आपका काम है। तो मैंने उनको फिर ये कहा कि देखिए, मैं ठीक है फॉर्मली भी कर सकता हूं, लेकिन कंडीशन मेरी ये है कि अगर मुझे दोनों साइड एक्सेप्ट करें, नंबर 1, और नंबर टू के जी मेडिएटर का रोल हो दरमियान में। मैं ना गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ना मैं दूसरी साइड को, दोनों का मेरे इत्मीनान हो। अच्छा। ताकि मैं दोनों साइड को बोलूं कि अगर फर्ज करें गवर्नमेंट की जो गलती है, कहूं जी कि यहाँ पे आपकी गलती है, जहाँ पे तालिबान की गलती है तो तालिबान की गलती, ताकि दरमियान में आप बैठ के तो दोनों साइड। लेकिन अभी तो वो तालिबान की कमेटी है ना, तो उसके अंदर आप मतलब ये कह रहे हैं कि मैं उसका हिस्सा नहीं बनूंगा, अगर कोई इंडिपेंडेंट कमेटी बनती है तो मैं उसका हिस्सा बन जाऊंगा। तो जी, तो फिर तो ये आपने मुस्तरद कर दिया ना उनको, तालिबान की कमेटी में आप नहीं जाना चाह रहे मतलब? नहीं, देखिए मुस्तरद तो मैं पता नहीं, मुस्तरद तो मैंने, अगर आप समझती हैं तो मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब का भी उस तरह से मुस्तरद किया, ये तो मुझे पता ही नहीं। नहीं, ये तो मुझे पता ही नहीं इस बात का। लेकिन एक बात बताऊं, मैं आपको जो बेसिक बात बता रहा हूँ। देखिए, मुस्तरद किया जब मैं कहूंगा तो आपकी खबर अच्छी बन जाएगी, जाहिर है मैं खबर नहीं बनाना चाह रहा आपकी। लेकिन आपको एक बात बताऊं, मैं हूँ प्रो टॉक्स। मैं कहता हूँ कि हम सबका रोल है कि हम इनकरेज करें कि किसी तरह से ये टॉक्स हों और खुलूस नीयत के साथ। मैं अपने लिए ये समझता हूँ कि मैं अगर दरमियान में हूँ, देखें ना मेरा कंट्रोल हुकूमत के ऊपर है, ना मेरा कंट्रोल तालिबान के ऊपर है। मैं अगर मुझसे वो दोनों इत्मीनान करते हैं, फिर दोनों को मैं ये कह सकता हूँ भाई जंगबंदी दोनों साइड्स करें। अच्छा, तो मेरी पहली बात तो आप सालसी का किरदार अदा करना चाहते हैं इंडिपेंडेंट रह के, ना कि आप गवर्नमेंट और तालिबान दोनों की कमेटी में जाएं। अब उसके लिए कोई कमेटी जाहिर है। अच्छा, मैं भाई साहब आपके पास दोबारा आती हूँ क्योंकि ये आपने इंपॉर्टेंट बात कर दी है। आज खान साहब ने भी डॉक्टर साहिबा इनकार कर दिया और बड़ा लंबा चौड़ा आपका इजलास हुआ। हमने सैटरडे को भी प्रेस स्टेटमेंट दी थी जिसमें कहा था कि तालिबान को चाहिए अपनी कमेटी एक बनाए नेगोशिएशन के लिए। तो आज आप तफसीली 5 पॉइंट्स भी, हमारे 5 पॉइंट्स भी पहले के आए हुए हैं, बल्कि 5 पॉइंट्स तो हमने जुमेरात के दिन दिए थे। कुछ पॉइंट्स आपने इंट्रोडक्शन में कहा, अग्रीमेंट का तो कह दिया। जो आपने बड़ी जरूरी बात नहीं कही, मैं समझती हूँ कि ये अग्रीमेंट्स अव्वल तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ नहीं हुई थी, कुछ आर्मी के साथ हुई थी सिवाय स्वात की एग्रीमेंट के। दूसरा, बाकी एग्रीमेंट्स जो थी वो सारी कैसे टूटी थी? ड्रोन अटैक्स हुए थे, डामाडोला का ड्रोन अटैक हुआ था और हुए थे। हर एग्रीमेंट जो कि फौज ने साइन की थी उसके बाद अमेरिकन ड्रोन्स ने उनको रद्द कर दिया था और वो ड्रोन्स में सिविलियंस मारे गए थे बाय एंड लार्ज। तो ये पॉइंट बड़ा जरूरी है। मोहम्मद मारे गए थे। लेकिन वो आपको याद है एक दफा उन्होंने मदरसे पे किया, एक फ्यूनरल पे किया, मतलब है एक दफा उन्होंने वो मीटिंग हो रही थी, जिरगा हो रहा था, उस पे किया। तो ये ड्रोन, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्यों वो एग्रीमेंट्स फेल हुई। दूसरा, देखें परवेज रशीद साहब अगर पॉइंट स्कोरिंग, और मैं समझती हूँ इतने नाजुक और सेंसिटिव वक्त से हम गुजरे कि कहना कि परवेज रशीद साहब का कि जी क्यों नहीं वो तालिबान के स्पोक्स पर्सन खान साहब बनते, उनका कॉज प्रोपोगेट कर रहे हैं, ये एक बेहुदा सी बात है। पॉइंट ये है, खान साहब डायलॉग और पीस शुरू दिन से कह रहे हैं कि डायलॉग करें, डायलॉग के थ्रू आप अमन लाएं और अमेरिका की जंग से निकलें। अब एपीसी ने भी यही कहा है जिसमें सारी सियासी पार्टीज हैं। अब पार्लियामेंट में फिर यही रीइटरेशन हुई है। पीपीपी ने, उनका मौकफ कुछ फर्क था बट पीपीपी ने भी वही सपोर्ट दी है, बाकी पार्टीज ने भी।
تو میں سمجھتی ہوں اس قسم کی سٹیٹمنٹس ایک ایٹماسفیئر کو ابھی شروع نہیں ہوا ڈائیلاگ تو آپ تباہ کر رہے ہیں. تیسری بات یہ حرجی کیا تھا اگر خان صاحب آ جاتے تو اس میں یہ بات بڑا رول وہ پلے کرتے. ہمارا آلریڈی ریپ ہے ان دا 4 ممبر کمیٹی. دوسرا خان صاحب پی ٹی آئی کو اور پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, کسی اور کی طرف سے کیسے ریپرزینٹیشن کریں؟ طالبان کی جو کمیٹی ہے وہ ان کے اپنے ممبرز کو کمپرائز کرے گی. البتہ آج ہم نے اپنی کور کمیٹی کی ڈیسیجن ہے, ہم نے کے پی کے کی کولیشن گورنمنٹ کو ریکویسٹ کی ہے کہ وہ جس طریقے سے آگے بڑھا سکیں ڈائیلاگ کو, فیسیلیٹیٹ کر سکیں, وہ آپس میں مشاورت کر کے فیسیلیٹیٹ کریں. اور ایک بات اور آپ نے کی, آپ نے میپ دکھایا کہ جی القاعدہ کے یہ گروپس ہیں. آپ کو بھی یہ پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے, نہیں لیکن آپ کو بھی پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے. فیکچوئل پوزیشن یہ ہے کہ امریکنز نے بڑے عرصے سے القاعدہ اور طالبان کو سیپریٹ کیا ہے. اسی وجہ سے انہوں نے طالبان کے ساتھ ڈائیلاگ کا ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں, پہلے بھی کر رہے تھے, ان کا آفس بھی پہلے کھولنے دیا قطر میں. تو میں سمجھتی ہوں یہ مس لیڈنگ ہے جو میپ آپ نے دکھایا ہے. اچھا نہیں, اور اس میں ڈاکٹر صاحب دیکھیں یہ جو میپ ہے اس کے اندر مطلب ہم میپ کی بات نہ بھی کریں تو بھی القاعدہ کی جیسے لشکر جنگی اس کا حصہ ہے اور وہ القاعدہ کی ذہنیت بتا رہی ہوں. دیکھیں طالبان پہلے بھی تھے القاعدہ سے, القاعدہ کو ریفیوج دیا طالبان کی حکومت نے اسامہ بن لادن کو. سوڈان سے سوڈانیز حکومت نے کہا امریکہ کو آپ کو ہم ہینڈ اوور کرتے ہیں, اس وقت وہ دوستی تھی امریکہ کی ود القاعدہ, انہوں نے کہا نہیں وہ. تو دیر از اے ڈسٹنکشن. طالبان کی حکومت پاور میں بھی آئی افغانستان میں, ہاں آپس میں وہ الائز ہیں, بٹ دے ڈو ڈفرنٹ اینٹیز. طالبان کو ریکگنیشن بھی ملی ہے ایز اے سیپریٹ اینٹی. اچھا اب میرا اگلا جو سوال ہے وہ میں بالکل, اور ایک چیز اور میں کہہ دوں, آپ نے خورشید صاحب کیا کہ ٹائم لائن, ہمارا بھی پوائنٹ جو ہے آؤٹ آف دا 5 پوائنٹس ایک ہے کہ ٹائم لائن ہونی چاہیے, کیونکہ آپ اس کو ان اینڈنگ نہیں کر سکتے کہ جتنے سیبوٹاج اور ملک دشمن ہیں وہ سیبوٹاج کرنا چاہیں گے. تو ٹائم لائنز اور دوسرا جو ہم کہتے ہیں ٹرانسپیرنسی, بالکل شفافیت جنرل صاحب ود ان دا کانسٹیٹیوشن آف دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان. بالکل جنرل صاحب, آپ ماشاءاللہ جنرل بھی ریٹائرڈ ہیں اور فوج سے بھی آپ کا مطلب ملنا ملانا رہتا ہے. یہ ڈاکٹر صاحبہ کی بات سے ہم ساری باتوں سے اگری کر رہے ہیں کہ جتنے گروپس ہیں ان کے ساتھ معاہدے بھی ہوئے اس میں, لیکن وائلیشن دونوں طرف سے ہوتی رہی, فوج کی طرف سے بھی ہوتی رہی, ان کی طرف سے بھی ہوتی رہی. اور ڈرونز ایک ڈرون تھا میرا خیال ہے نیک محمد والا, نیک محمد والا تھا 2004 والا. ڈاما ڈولا میں بھی ڈرون اٹیک ہوا تھا آفٹر این ایگریمنٹ. اچھا تو یہ ایک تو یہ ڈرون کی کیسے آپ دیں گے ضمانت, حکومت کیسے دے گی, اور دوسرا کب تک یہ ہم دونوں پارٹیاں جو ہیں, یعنی اصل پارٹی فوج ہے وہ اس کے اندر ہے ہی نہیں کہیں مذاکرات میں, اس کے بعد کیا ہوگا؟ نہیں دیکھیں, اصل پارٹی تو حکومت پاکستان ہے, افواج پاکستان تو مدد کے لیے ہے نا. اور دوسرا یہ ہے کہ ڈرونز کے اوپر حکومتوں کا کنٹرول نہیں رہا, آپ کو پتہ ہے. اور ابھی بھی یونائٹڈ نیشن کے لیول تک پرائم منسٹر نے یہ پوائنٹ اٹھایا بھی, پریزیڈنٹ سے بھی اٹھایا. ایون دین جب ہمارے کروشل ڈائیلاگز شروع ہوئے تو ڈرون آ گیا. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم ڈٹرمنڈ ہیں فار پیس, اور ہم نے ایک بہت اچھی ابتدا کی ہے, یہ میں ایک پی ایم ایل این کے نمائندے کی حیثیت سے نہیں, ایک پاکستانی کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں, یہ ہمارا ایک ریاستی معاملہ ہے جس میں اس دہشت گردی نے ہمیں تباہ و برباد کیا ہے, دنیا کی برادری میں ہم بدنام ہوئے, ہمیں آپس میں لڑانے کی ایک کوشش ہے. تو ہمیں اس کے ساتھ بالکل سنسیئرٹی کے ساتھ آگے چلنا ہے. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ساری پارٹیاں وہ چاہتی ہیں کہ امن آنا چاہیے. بالکل. تو ابھی بھی ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ ڈرون بھی ہو سکتا ہے, خودکش حملہ بھی ہو سکتا ہے, اور یہ بلیم بھی لگ سکتے ہیں کہ فلانے نے کیا فلانے نے کیا. لیکن اگر دونوں پارٹیاں ڈٹرمنڈ ہیں کہ ہم نے اپنے مفادات کو دیکھنا ہے, تو میرے خیال میں اللہ پہ ایمان رکھ کے اپنے یقین کے ساتھ ہمیں مذاکرات ہی بیسٹ آپشن ہے جس سے ہم نے شروع کیا ہے, اور اس کے اوپر ہمیں ہوپ فل رہنا چاہیے. اچھا مگر میں یہ مذاکرات جن صاحب, میں چونکہ پروگرام کے دوسرے حصے میں اس پہ ڈیٹیل میں بات کروں گی, اگر یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو آصف حسنین صاحب کیا ہوتا ہے؟ بڑی قابل بات کی آپ نے کہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو اس کے ہم بعد کیا ہوتا ہے, نا, ہم اس لیے بات کریں کہ اگر کامیاب ہوتے ہیں تو کیا ہوگا. جی دیکھیں, بہت سی چیزیں پاسبل ہیں, اور کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں کہ
ओवरऑल जो इस वक्त सिचुएशन है मुल्क की, इसमें शायद हर आदमी की ये दुआ है कि जी अमन हो पाकिस्तान में, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जो रिजर्वेशंस हैं वो उनकी बुनियादें क्या हैं, जो इस वक्त कॉम्प्लिकेशंस हैं उनकी बुनियादें क्या हैं, किस किस्म की कॉम्प्लिकेशंस हैं और किस तरफ चीजों को जो है हम देख रहे हैं। देखिए अभी जो सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान में, सिर्फ एक मसला नहीं है कि जी आपने उनसे मुदाखरात करने, जो चीजें पैदा हो गई हैं, एक तरफ आपके बम धमाके हो रहे थे, दूसरी तरफ आपके जो मजहबी डिफरेंसेस बढ़ रहे थे, जो सेक्टेरियन किलिंग्स हो रही थी, तीसरी तरफ आपके ड्रोन हमले के मामलात के, जी ड्रोन हमले, ये तीनों मल्टीपल चीजें हैं। अब आपको इन तीनों को अलग-अलग देखना है कि इसकी वजूहात क्या है, इसकी क्या है और इसकी क्या है। ये ड्रोन हमले के आपने मान लिया कि जी वो तो बाहर से हो रहे हैं, लिहाजा ठीक है हम इस पर, लेकिन उसके बाद जो वाकयात सेक्टेरियन हो रहे थे, या आज भी आपने देखा होगा कराची में आज भी जी चार अहंकार शहीद वाकयात हो गए। गए। इसका मकसद ये कि ये सारी चीजें जो है वो जारी हैं। बात सिर्फ फौज की नहीं है, फौज की जिम्मेदारी तो ये कि जो उसको डिसीजन होगा गवर्नमेंट की तरफ से वो उसने करना है। हम पहले भी ये बात कहते चले आ रहे थे, आज भी हम इस बात को कह रहे हैं कि ठीक है जी मुज़ाकरात आपका ऑप्शन है, बिल्कुल करें, मुज़ाकराती टीम बनाएं, लेकिन अगर कोई सीज फायर नहीं करने के लिए तैयार है, वाकयात को कंटिन्यू कर रहा है, प्रेशर बिल्ड कर रहा है, ये अपने आप को ये चाह रहे हैं। ये वैसे पीटीआई ने आज ये भी कहा है कि सीज फायर दोनों तरफ से, जुमेरात दोनों तरफ से सीज फायर, हमारी 5 पॉइंट्स में सीज फायर भी बिल्कुल नंबर 2 है। अगर गवर्नमेंट ने चाहा तो चलें जी, बहुत से मामलात में गवर्नमेंट ने आपकी बातों को मानना शुरू कर दिया, लेकिन आपने सीज फायर कहाँ किया? आप अपनी बातों को मानने के लिए आप पहले अनाउंस ये करें कि जी हम मुज़ाकरात चाहते हैं, कामयाबी दे। इसका मकसद ये हो गया कि जी आप भी डिले टैक्टिक्स यूज कर। अच्छा, अब ये जो टाइम बाइंग वाली बात है जैसा ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा अंसार साहब, सीज फायर की डिमांड तो बहुत अच्छी है, लेकिन प्रैक्टिकली आपको ये देखना है कि क्या आपके खिलाफ एक यूनिफाइड फोर्स है जिसके कंट्रोल में सारी सिचुएशन है। तो पॉइंट ये है कि इतने ग्रुप्स हैं, बलूचिस्तान की सिचुएशन और है, कराची की और है, पंजाब का और है। ये बात सीज फायर बिल्कुल जन साहब ये इंपॉर्टेंट है। अंसार बाज साहब भी हमारे साथ हैं फोन पे, ब्रेक के बाद उनसे पूछेंगे कि जो मीडिएशन की बात कर रहे हैं वो क्या कोई अपॉर्चुनिटी निकल सकती है कि जिसमें इमरान खान साहब भी हों, वो भी हों और बहुत से इंडिपेंडेंट लोग हों जो कि ओवरलुक करें बाहर बैठ के इस पूरे प्रोसेस को, और फिर अगर ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो पाकिस्तान कैसा हो सकता है, और अगर नहीं होते खुदा न खास्ता तो क्या एक और ऑपरेशन होगा या नहीं। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अंसार भाई साहब, हमें बार बार लोग पूछ रहे हैं कि पूछें उनसे कि उन्होंने मुस्तरद कर दिया कि नहीं, तो मैं तो एक जर्नलिस्ट, आप भी जर्नलिस्ट हैं, मैं उसकी हैसियत से ये सवाल तो बनता है कि आपने मुस्तरद किया है या आप कबूल करने को तैयार हैं ये ऑफर? देखिए, मैं जर्नलिस्ट हूँ और मैं जर्नलिस्ट जो है उनकी शरारतों को भी जानता हूँ, इसलिए मैं किसी ऐसे ट्रैप में नहीं आऊंगा। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हमारे मुल्क में हमारे भाई, बेशक वो फौज में हो या बेशक वो तालिबान की शक्ल में हो, बेशक वो सिविलियंस हो, हमारे मुल्क में भाई का, मुसलमान का, इंसान का खून कर रहा है, और इस खून खराबे को रोकने के लिए हमें हर हाल में ये जो मुज़ाकरात हैं इनको कामयाब बनाना चाहिए। अच्छा सर, आपने ब्रेक से पहले ये कहा था कि अगर मैंने हुकूमत से भी इनकार किया और मैं इनको भी कोई इकरार नहीं कर रहा, मगर अगर कोई ऐसी कमेटी बनती है तो क्या आप ये आइडिया फ्लोट कर रहे हैं कि एक ऐसी कमेटी बननी चाहिए जिसमें खान साहब भी हों, आप भी हों, ऐसे लोग हों जो कि दोनों तरफ की बातों को सुने और फिर फैसला करें, तो क्या ये मुमकिन है? ये मुमकिनात में से है ये? देखिए, मैं वैसे आपको बताऊं कि जितने नाम जो आए ना, जो गवर्नमेंट की कमेटी की तरफ से या जो तालिबान की तरफ से, जनरली मैं मोस्टली उनसे एग्री करता हूं, मोस्टली मैं उन लोगों को रिस्पेक्ट करता हूं। मेरा ये ख्याल है कि देखें, ये तालिबान की टीम और ये गवर्नमेंट की टीम का मसला नहीं है। यहाँ तो प्योर गवर्नमेंट को लोगों को होना है, दूसरी साइड पे प्योर तालिबान को, दरमियान में इंडिपेंडेंट मीडिएटर्स को होना चाहिए। और मेरा ये ख्याल है, मैंने सजेशन भी दिया कि अगर गवर्नमेंट ये कर ले कि इन दोनों जो कमेटीज को मर्ज कर ले या इनमें से ज्यादातर लोगों को लेके तो लीड करवाए इमरान खान से, आप इमरान खान के अंडर एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनाए मीडिएटर्स की, जो हुकूमत को कहे कि आपने क्या गलत किया, जो तालिबान को कहे क्या गलत किया, जो दोनों में से किसी को रिप्रेजेंट ना कर रही हो, दोनों को मॉनिटर कर रही हो
اور दोनों को बताए कि किसने क्या करना है, किसकी गलती है, जो फैसला करे दोनों के दरमियान। ये इसमें डॉक्टर साहब अच्छा ऑप्शन आसमा नेगोशिएशंस इस तरह नहीं होती। या तो होता ना कि तालिबान डायरेक्टली गवर्नमेंट से बात ना करना चाहते, तो फिर आप वो जिनीवा टॉक्स का मॉडल यूज करते, प्रॉक्सिमिटी टॉक्स, जिधर यूएन जो कि न्यूट्रल था, एक तरफ पाकिस्तान और अमेरिकन थे, एक तरफ अफगान थे, वो आपस में बातचीत नहीं करना चाह रहे थे, तो लिटरली 2 कमरों में बैठ के तो प्रॉक्सिमिटी टॉक्स के लाए, और यूएन वाले पहले एक से पूछते थे, दूसरे से, फिर जब कोई कॉमन ग्राउंड आया तो दोनों पार्टीज डायरेक्ट के आगे जिनीवा अकॉर्ड में व्हाटएवर। लेकिन यहाँ तो तालिबान ने 10 मेंबर कमेटी कर दी है, वो डायलॉग के लिए तैयार है। तो मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट की जो कमेटी बनी है वो रिस्पेक्टेड है, तालिबान ने भी उनको तस्लीम किया है, तो डायरेक्ट नेगोशिएशंस होने चाहिए। खुदा ना खास्ता अगर कोई इम्पास होता है या इस तरह कुछ होता है, तो फिर जो फैसिलिटेट कर सकते हैं गवर्नमेंट उनको गो अहेड दे, तो फैसिलिटेशन भी हो सकती है। मतलब जैसे अंसार भाई सब कह रहे हैं कि हम लेकिन रोल प्ले कर सकते हैं। अगर डायलॉग दोनों साइड्स तैयार हैं, कमिटीज भी उनकी बन गई हैं, तो मैं समझती हूँ डायरेक्ट नेगोशिएशन जल्दी भी फैसला होगा, और ट्रांसपेरेंसी अगर होगी तो आपको पता चल जाएगा कौन सैबोटाज कर रहा है, क्या पॉइंट्स पे रुकावट है। जन साहब ये मुमकिन है ट्रांसपेरेंसी होना। और दूसरी बात ये कि हम शराइत की बात कर रहे थे, भी बात साहब से मैं पूछूंगी, अगर वो ये शरीयत के निफाज की बात करें तो किस शरीयत का निफाज पाकिस्तान करेगा? अगर वो कहते हैं कैदी रिहा कर दे, कौन से कैदी? हम वो सारे जिन्होंने पाकिस्तान के लोगों को मारा है उनको हम रिहा कर देंगे। अगर वो कहते हैं फौज विड्रॉल उनका हो जाए उस एरिया से, क्या ये मुमकिन है सर? देखिए पहली बात तो ये है ना कि जो हम कह रहे हैं कि कमेटी का वो डायरेक्ट बात करें, बात यह है कि बहुत से लोगों की हेड मनी है वहां, और डायरेक्ट उनका फेस हार्डली कोई ऐसा बंदा हो जो कि काबिल कबूल हो। ये जो 2 मुज़ाकरात हुए थे, तालिबान के ऐसे लोग गए थे जो अदरवाइज भी सामने थे, तो इधर उनको एक वाया मीडिया उन्होंने अपनी जो पॉलिटिकल शूरा बनाई है वो आगे नहीं आ सकती, और वो डायलॉग के लिए वो उसको पेश भी नहीं करना चाहिए। दैट इज वाई दे वांट कि आगे कुछ ऐसे लोग हों जो हमारा व्यू पॉइंट, जिनके ऊपर उनका ट्रस्ट है। दैट इज वाई हुकूमत पाकिस्तान ने वेलकम किया कि जी आपने टीम बनाई है, अगर उनको खुद एतराज नहीं है तो हमें तो वो एक्सेप्टेबल है। और इसके अंदर मेरे ख्याल में हुकूमत के लिए एक सिल्वर लाइनिंग भी थी कि ये अपने लोग हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं, एक्सपीरियंस पॉलिटिशियंस हैं, और ये बात समझते हैं आइन को, कानून को, मुल्क की मफादात को, और ये उनकी बात सुनेंगे तो हमारे लिए मदद होगी। ये हुकूमत ने क्यों नहीं किया? सियासी लोगों को हुकूमत दूसरी बात की, अगर मैं ये कहने वाला हूं, मेरी ये रिकमेंडेशन होगी, मैं आज भी कॉलम में लिखा जो छपेगा, कि जिस तरह की उनकी एक सियासी शूरा है, इस तरह हमारी पार्लिमानी कमेटी एक बनाई जाए, जो कि आपके ये जो 4 अरकान हैं जिसके अंदर जो लोग हैं, मौलाना फजलुर रहमान उनके पीछे इमरान खान साहब हो, मुनव्वर हसन साहब हो, खुर्शीद शाह साहब को रखा जाए, उसके अंदर शेर पौ साहब हो, खुर्शीद शाह साहब हो, उसके अंदर चौधरी निसार हो। लास्ट ईयर तालिबान ने कहा था कि हमें इन पे फेथ है, तो मियां साहब हेड कर ले। बिल्कुल पॉलिटिकल विजडम तो आपने देनी है इस कमेटी को, ये जो आपने बनाई है फाइनली, तो पेशकश कि आप इसे पार्लियामेंट में ले आए। तो देखिए अभी प्रोसेस चल रहा है ना, आगे ये देखा जाएगा, और इसके ऊपर कोई शराइत का जहां तक आपने बात की है, देखिए अभी तक कोई शराइत नहीं है ऑफिशियली किसी तरफ से भी। मौलाना अब्दुल अजीज की बात साहब मैं सुन रही थी, उन्होंने कहा शरीयत के निफाज के बाद बात आगे बढ़ सकती है। अब हमें कोई एतराज नहीं है, शरीयत बिल्कुल हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान एक अच्छी इस्लामी मुमलिकत हो, फलाही मुमलिकत हो। ठीक है, किसकी शरीयत होगी? देखिए देवबंदियों की होगी, सुन्नियों की होगी, ब्रेजियों की होगी, किसकी तरफ? आपकी कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑलरेडी द इस्लामिक रिपब्लिक। एट दिस स्टेज हमें आगे जंप नहीं करना है। जैसे डॉक्टर साहबा ने भी कहा कि आइन के मुताबिक जहां आपके पास सारी चीजें मौजूद है, और उनके साथ बैठ के बात को आगे चलाना है, और बहुत सी गुंजाइश मौजूद है आइन के अंदर, चीजें तो हैं, लेकिन वो तस्लीम करें, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर आप बात कर सकते। अगर वो आइन को तस्लीम नहीं करते, अभी तक तो वैसे अभी लेटेस्ट उनका बयान नहीं आया कि साबका अगर देखे तो वो कहते जी कॉन्स्टिट्यूशन को हम नहीं मानते। देखें, किसी भी मुज़ाकरात के लिए जरूरी होता है कि जब आप कोई कमेटी फॉर्म कर रहे होते हैं तो उसके साथ उन लोगों को भी शामिल किया जाता है जिनके पास डिसीजंस होते हैं, जो डिसीजन ले सकते हैं, इख्तियारात होते हैं, वो अस्करी क़यादत हो, वो सियासी क़यादत हो, उनको भी इस कमेटी में हेड करना चाहिए था, ताकि वो देन एंड देयर डिसीजन ले सकें जो शराइत जब सामने आए और बातचीत हो। मैं एक मिसाल आपको दूं,
جب آپ نے ماضی میں افغانستان میں ایک نیگوسیشن کے بعد ملا عمر کی گورنمنٹ فارم کی تو آپ نے 3 سال کے بعد 4 سال کے بعد آپ کو پتہ ہی چلا کہ جی نظام تو انتہائی تباہ ہو گیا. وہ بھی تو شریعت نافذ کرنے کی بات کر رہے تھے. کیا وہ پورے ملک کا نظام تباہ و برباد ہو گیا؟ اب آپ آج اس نہج پر ہیں کہ پورے افغانستان کے معاملات کو اب تک نہیں سمیٹ پا رہے ہیں جو سالوں ہو گئے. ہمیں اس بات کا ڈر ہے آج بھی پاکستان میں کہ اگر اس قسم کی صورتحال بنی اور آپ نے فارمیلٹیز پوری کی, چند لوگوں کی مذاکراتی ٹیم بنا کر اور یہ نیگوسیشن کرتی رہی اور اس میں کوئی نتیجہ نہیں نکلا, تو یہ آج سے زیادہ خطرناک صورتحال. درست بات. لہذا یہ کہ آپ کو ایک ایک چیز پر ایک ایک قدم پر بڑے احتیاط سے آگے بڑھنا ہوگا. اگر آپ اپنے ان لوگوں کو جن کے پاس اختیارات, آپ کہتے ہیں جی ہمیشہ کہ جی عسکری قیادت عسکری قوت جو ہے نا, تو آپ ان کو لیں اس میں بٹھائیں کہ بھائی ٹھیک ہے ڈیسیژن کرو. آپ کہتے ہیں جی سیاسی قیادت, کیوں نہیں سیاسی قیادت بیک فٹ پہ کیوں جا رہی ہے؟ کیوں دوسروں کے نام جو ہے آپ, اس کا مقصد یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جو آپ کو بھی یہ بتا رہی ہے کہ جی جنرل صاحب نے بڑی اچھی, اور یہی پوائنٹ تھے, وہ یہی پوائنٹ تھے کہ جن پر حکومت کو بھی اس بات کا ڈر ہے کہ یہاں پر آ کر نہیں. بٹ جو ہمیں پارلیمنٹ میں بتایا پرائم منسٹر نے, انہوں نے یہ تو کہا تھا کہ میں خود اوورسی کروں گا اس ڈائیلاگ کمیٹی جو ان کی کمیٹی بنی, تو ان کو فارملی, ہاں تو وہی نا, تو فارملی پرائم منسٹر شوڈ یا انٹیریئر منسٹر کوئی گورنمنٹ کے نمائندے کو اور کچھ ملٹری کے پریزنس یا انٹیلیجنس کسی کا ہونا چاہیے, کیونکہ دے ہیو ٹو بی پارٹ آف دا ڈیسیژن میکنگ. ان کے پاس ابھی عباسی صاحب جیسے ابھی الزام یہی لگ رہا ہے کہ طالبان شاید طالبان سے بات کرنے جا رہے ہیں, مطلب ہم اس سے اگری نہیں کرتے, لیکن پھر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ طالبان شاید طالبان سے بات کرنے جا رہے ہیں. اس تاثر کو تو ظاہر کرنا ضروری ہے یا نہیں کرنا, اور پھر پارلیمانی کمیٹی کیوں نہیں بن سکتی اس سارے معاملے کو دیکھنے کے لیے؟ دیکھیں, مجھے ویسے بڑا افسوس ہوا یہ بات انہوں نے کی, بلاول زرداری بھٹو نے کی. میرا خیال ہے کہ دس از ویری انفیئر. یہی بات عمران خان کو کی گئی, یہی بات میرے بارے میں کی جاتی ہے, یہی بات جو شخص طالبانائزیشن کہتا ہے کہ جی طالبان سے مذاکرات کریں, جو شخص کہتا ہے کہ امریکہ کی وجہ سے یہ فتنہ پاکستان میں پھیلا, جو شخص یہ کہتا ہے کہ 9/11 کے بعد کی جو ہماری پالیسیز تھی ان کی وجہ سے ہمیں جہنم تک پہنچنا پڑا, ان کو طالبان کا وہ کر دیتے ہیں. دس از ویری انفیئر. یہ بہت غلط بات ہے. اور دوسری بات یہ دیکھیں کہ مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ دیکھیں طریقہ کار سے ڈفرینس آف اوپینین بہت ہو سکتا ہے. حکومت نے ایک بہت اچھا کام کیا کہ انہوں نے تمام تر پریشر کے باوجود, ہر طرح لوگ کہہ رہے تھے کہ مارو آپ آپریشن کر دیں, اور مجھے پتا ہے کہ آپریشن سے کوئی حل نہیں ہونے والا. اس سے مزید خرابی ہوگی, مزید ٹیررزم ہوگی, مزید طالبانائزیشن اس ملک میں ہوگی. اور حکومت نے بہت اچھا کیا پرائم منسٹر نے کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم مذاکرات کریں گے. یہ تو قابل ستائش ہے. بس اس کے آگے کیا ہوگا سر؟ اس کے آگے بھی تو بہت سارے سوالات ہیں. میں آپ کو بتا دوں شرائط کیا؟ دیکھیں 13 سال ہو گئے, 12-13 سالوں میں اس سے بڑی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی کہ کمیٹیز بن گئی ہوں. طالبان نے بھی کمیٹی بنا دی, انہوں نے آج تک اتنی بڑی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہم لوگ, میڈیا کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم میڈیا کے لوگ اگر شرارت نہ کریں, ہم انکریج کریں ان کو کہ بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کریں, اور بالکل بلا وجہ فار اینی رائم اینڈ ریزن ہم بلا وجہ جو کرٹیسزم کرتے ہیں نا, ہمیں بیک کرنا چاہیے مذاکرات کا. بیکاز دیکھیں اگر ہم مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کو حل نہیں کریں گے, ہمارے ہی ملک کے بچے بے شک ادھر ہوں یا بے شک وزیرستان میں ہوں, ہمارے ہی لوگ, ہماری عورتیں, ہمارے ہی مرد بیچارے اور مارے جائیں گے. سر امن کی خواہش تو سب کے پاس ہے بھائی صاحب, لیکن سوال یہ ہے کہ وہ جو 65,000 یا 50,000 پاکستانی ہیں وہ بھی تو ایک پارٹی ہیں, ان کا جواب کون دے گا؟ وہ ہے نا, وہ امریکہ, کیا ان کو ہم معافی دے دی جائے, ان کو کہہ دیا جائے کہ آپ نے سب ٹھیک کیا؟ جس وقت تک آپ امریکہ کے کہنے کے اوپر ان کو خوش کرنے کے لیے ڈو مور کرتے رہیں گے, یہی کچھ ہوگا. آج کی جو گورنمنٹ ہے ابھی, جو عمران خان اور دیکھیں PMLN اور PTI, یہ 2 پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو 9/11 کے بعد کی پالیسیز کے ہمیشہ خلاف رہیں, اور انہوں نے اب گورنمنٹ میں ایک یہاں پہ اور ایک KP میں, ان کو کم از کم چانس تو دینا بات چیز کا. بالکل اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ بالکل موقع ملنا چاہیے, امن کو ایک اور موقع ملنا چاہیے, جیسے پرائم منسٹر نے کہا تھا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اس پہ بھی بات کریں گے کہ ہمیں یہ پٹیز سے نکل کے جو کہ پاکستان کے عوام کے سوالات ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ شرائط کیا, کہاں, کیسے, ٹائم فریم کس طرح سے طے کیا جائے گا. جنرل صاحب نے بہت اچھا سجیشن دیا کہ پارلیمانی کمیٹی کو بھی کہیں نہ کہیں اس میں پارلیمنٹ کو جگہ دینی چاہیے. ابھی تک پارلیمنٹ کہیں نہیں ہے اس پورے پروسیس کے اندر, جو کہ پاکستان کی عوام کے منتخب نمائندہ پارلیمنٹ ہے. ایک بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और बासी साहब ने वाकई हमें खबर नहीं बताई कि उन्होंने हाँ किए ना किए। बास साहब स्ट्रेट फॉरवर्डली बता दें सर, आपने उनकी ऑफर कबूल की है या रिजेक्ट कर दी है? देखिए, मेरे से तो उनकी बात ही नहीं, उनकी मुझे नहीं समझ आ रही अभी भी। मैं वैसे मुझे शक है कि ये ना हो कि मीडिया की शरारत हो कि मीडिया नहीं, शायद के स्टेटमेंट्स आए हैं, ये उनके सारे टेलीविजन चैनल्स पे चले हैं, उन्होंने कहा है कि हम कंसिडर कर रहे हैं नाम। हाँ, आई विश कि मेरे से बात की होती तो मैं उनको भी बताता कि जी मेरा इसके ऊपर क्या स्टांस है। और चूंकि मैंने जैसे पहले बताया, लेकिन अगर उन्होंने कर दी ऑफर तो आप हाँ या ना? नहीं, देखिए, मैं आपको बताऊं कि मेरा यही प्रिंसिपल स्टांस है कि मैं हाउ कैन आई रिप्रेजेंट द पार्टी वेदर तालिबान और द गवर्नमेंट। हाँ, कोई मेडिएट करवाने वाला हो। दुरुस्त जवाब हो गया सर, खबर मिल गई हमें कि आप कह रहे हैं कि तालिबान की कमेटी का हिस्सा नहीं बनूंगा, सालसी कमेटी का हिस्सा बन सकता हूं जो न्यूट्रल। देखिए, ये तो आप कह रही है ना, मैं ये कह रहा हूँ कि ना मैंने गवर्नमेंट की कमेटी का, मुझे उन्होंने कहा हिस्सा बन जाए, मैंने कहा मैं नहीं बन सकता। तालिबान ने मुझसे भी राब्ता नहीं किया, लेकिन अगर वो मुझसे राब्ता करेंगे तो मैं उनसे एक्सक्यूज करूंगा कि मैं नहीं बन सकता। द रीजन बीइंग कि देखिए, नाइदर आई रिप्रेजेंट तालिबान नॉर गवर्नमेंट। हाँ, दरमियान में किसी को रखना चाहे तो ठीक है, बिकॉज मेरी नजर में ये खबर हुकूमत की देखिए, हुकूमत ने गलतियां की, स्टेट की रॉन्ग्स भी हैं, और फिर उनके रिएक्शन में तालिबान ने गलतियां की, तालिबान की भी रॉन्ग्स हैं। तो मैं कैसे ये दो रॉन्ग्स और एक को डिफेंड करूं और दूसरे को कहूं कि ये रॉन्ग ठीक हो जाए? मशरूत कर दिया आपने, मशरूत कर दिया है। तो अब आसिफ हसनैन साहब, अब्बास साहब ने मशरूत कर दिया है और कमेटी आपके सामने है। पार्लिमानी कमेटी का भी एक आइडिया आया है। क्या सूरत हाल? अब फिर हम कंडीशंस की बात करेंगे, बात लंबी हो जाएगी। इम्कानात क्या है? देखिए, इम्कानात तो उस वक्त वही आपकी बात है कि शराइत टेबल पर होंगी, उसके बाद चीजें आगे बढ़ेंगी। और माजी में अगर हम देखें तो माजी में जो मुज़ाकरात नाकाम हुए तालिबान की तरफ से, उसकी वजूहात भी वही शराइत थी जो उन्होंने कोशिश की कि उसको जो है वो एंडोर्स किया जाए। तो जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको मैं समझता हूं कि उनको काबिल कबूल नहीं होंगी, लेकिन अगर इस बुनियाद पर मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे, ठीक है जी, अगर कोई शराइत आती है सामने और उसमें से कुछ चीजें काबिल कबूल नहीं भी होती, लेकिन हम मुज़ाकरात को आगे बढ़ाएंगे तो शायद ये मामला कुछ बेहतरी तरफ जाए। लेकिन डर इस बात का है वही कि खुदा न खास्ता जिस तरह से आपने कमेटी तो अनाउंस की है, वो लोग जो है काबिल एतबार लोग हैं, मोतबर लोग हैं, लेकिन उनके जो बैक के ऊपर जो तालिबान जो लीडरान हैं, जो इन सारी चीजों को आज तक रियलाइज नहीं कर पाए कि इस मुल्क में जो है वो अमन आना चाहिए, वो क्या मानेंगे कि नहीं मानेंगे? सारी चीजों को जैसा ये तो खदशात तो हैं दोनों तरफ से। इसको ब्रिज करने के लिए फिर अब्बास साहब कह रहे हैं कि ऐसी ही कमेटी भी हो जो दोनों की गलत चीजों को पॉइंट आउट करे। ठीक है, देखिए, मैं कहता हूं कि मुज़ाकरात का जो ये प्रोसेस है ये तो आउटस्टैंडिंग है और ये बहुत अच्छी बात है, और ये एक मुस्लिम लीग का नहीं है, ये पूरी कौम का है। लेकिन मुस्लिम लीग की हुकूमत को क्रेडिट जाता है चूंकि वो हुकूमत में और उनके कंधों पे ये रिस्पांसिबिलिटी है। एंड आई विश के दे सक्सीड इन दी लॉन्ग रन, और वो पूरी एंडेवर सिंसियरिटी के साथ करेंगे, और यही बेस्ट लाइन है जिसके हमने आगे चलना है। अभी 2 कमेटियां बनी हैं, इसको ग्रेजुअली प्रोग्रेस होना चाहिए। उनकी बात सुनेंगे, उनसे इन टच होंगे, देखेंगे कौन से आदमी, और जो उन्होंने अंसार अब्बासी साहब जैसे हमारे मेहरबान लोगों के नाम ले रहे हैं ना, इससे हुकूमत के लोग या पाकिस्तान के लोग खुश भी होंगे, बिकॉज ये वो लोग हैं जो अंडरस्टैंड करते हैं वहां की साइकी भी। तालिबान तो बड़े सियासतदान हुए ना तो ठीक है, नहीं, उसकी वजह यह है कि उनके पास कोई ऐसी फिगर्स नहीं है जो सामने आके कौमी सतह के ऊपर आए, क्योंकि बहुत से जुल्म हुए हैं, बहुत से लोगों का कत्लो गारत हुई है, और बहुत से जख्म है लोगों के। तो इसलिए हमें कॉशियसली आगे चलना है और इसके ऊपर पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। द पॉइंट इज नेगोशिएशंस में आप यू डोंट पॉइंट आउट गलतियां। नेगोशिएशंस में आपका बॉटम लाइन होती है कि आप इकट्ठे आए हैं अमन लाने के लिए। आपकी क्या मिनिमलिस्ट लेके आप मैक्सिमलिस्ट पोजीशन आते हैं। इसी वास्ते नेगोशिएशन होती है कि कॉमन ग्राउंड किधर है, उस कॉमन ग्राउंड को आप आहिस्ता आहिस्ता नेगोशिएशन के थ्रू चांसेस आपको क्या। और मैं समझती हूं कि अगर नियत साफ है, क्योंकि देखिए तालिबान पहली दफा इस तरह डायलॉग एक्सेप्ट कर रहे हैं, और हमारी हुकूमत ने भी पहली दफा फॉर्मल एक कमेटी बनाई है जिसकी मियां साहब ने कहा है कि वो खुद ओवरसी करेंगे और डे टू डे प्रोग्रेस चौधरी निसार करेंगे। तो ऑफिशियल एक
ओनरशिप है। बिल्कुल, ये एक अच्छी बात है और इसको हमें ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए। इस मौके का फायदा उठा के हमें अपने एम्स हाई रखने चाहिए, हमें रिट ऑफ द गवर्नमेंट को एक्सटेंड करना चाहिए। देखना ट्राइबल बेल्ट के अंदर ये अंग्रेजों की लेगेसी है। बहुत शुक्रिया, आई एम सॉरी, हमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को एक्सटेंड करना चाहिए, हमें बल्दियाती निजाम को बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। साहब ने बात की है कि हर चीज को हमें करना है, मगर ये तब होगा जब मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ के शराइत पता चलेगी। स्टेट को क्लियर होना चाहिए कि उसको अपनी शराइत मनवानी है या माननी है, तभी अवाम के फैसले का पता चलेगा और यही होगा फैसला अवाम का।